हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यही हब में आपका स्वागत है। अब मैं आज आपको 50 जीके के प्रश्न जिसमें जीएस और करंट सारे चीज़ इंक्लूड है, जो सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला देखिए, कह रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या दिया है, प्राग ऐतिहासिक काल। तीसरा दिया उत्तर ऐतिहासिक काल। और चौथा दिया आद ऐतिहासिक काल। तो जो ये हमारी सिंधु सभ्यता है वो आती है आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। मतलब किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है, तो ये थे गुप्त वंश। गुप्त वंशों ने क्या किया था? सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या किया था? दान दिया था। ग्राम में अधिक सबसे ज्यादा अनुदान इन्होंने दिया था। किस लिए? मंदिर के लिए, हिंदू धर्म के ये मंदिरों के लिए। ठीक है, यज्ञ के स्थान पर जहां भी मतलब इन लोग को जो होता था उस तरह से ये लोग क्या कर दिया करते थे? दान दे दिया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छाप यानी कि फिंगर प्रिंटिंग, ठीक ना, तकनीक का उपयोग किसके संसूचक के लिए किया जाता है? किसके संसूचक के लिए किया जाता है? ठीक ना, डीएनए का। ठीक है, तो देखिए डीएनए इसमें पहला दिया अल्जाइमर रोग, विविधता जनकता, एड्स, पित्त ज्वर, येलो ठीक। ठीक ना, तो इसका किया जाता है विवादित जनकता। ठीक है, विवादित जनकता मतलब कि जो लड़ाई झगड़ा चाहे कोई मतलब मर्डर केस हो जाता है तो उसमें किसका फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहा है उन पे ये होता है। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट का प्रयोग विवादित जनकता के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो आपराधिक मामले जिस के अंतर्गत जो भी होता है उसमें इसका जांच किया जाता है। ठीक ना, इसमें मनुष्यों के जो संरचना बने होते हैं हाथ में, इसे ये चेक किया जाता है। ठीक ना, और इसे डीएनए को अगर कहा जाए तो डाई राइबो न्यूक्लिड, डीएनए को डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। मैंने देखिए डाई न्यूक्लियस एसिड, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ठीक ना, और ये कैसे कैसे आता है? तो रक्त में आ जाता है, बाल में आ जाता है, लार में आ जाता है। ठीक ना, इससे ये पहचान हो जाती है। ठीक है, और इस तकनीक से क्या होता है कि पहचान में आ जाता है कि किसका डीएनए, मतलब इसकी इसी के उपलब्ध से ये पहचान में आ जाती है। ठीक है, इसे माइक्रो सैटेलाइट भी कहा जाता है। अगर शॉर्ट वर्जन में कहा जाए तो डीएनए को माइक्रो सैटेलाइट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए किया जाता है? तो विवादित जनकता के लिए किया जाता है। अगला दिया है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए तो इसमें अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और म्यांमार। क्या दिया है? म्यांमार। तो इसमें जो म्यांमार है ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। अब देखिए सार्क क्या है, तो देखिए सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? 1985 ईस्वी में किया गया था। सार्क का अगर ये स्थापना मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में है। ठीक है, और काठमांडू कहाँ पर है? अब नेपाल में है। ठीक है, इसमें भारतीय भारतीय के 8 उप महाद्वीप आते हैं। ठीक ना, इसमें भारतीय के कितने महाद्वीप आते हैं? 8। कौन कौन से? तो देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ठीक ना, और इसमें जो म्यांमार है ये इसके सदस्य देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? पहला दिया ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्रों के समय में। ठीक है, तो इसमें से किसमें? तो देखिए अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धत हुआ था धर्मशास्त्रों के समय में। क्या हुआ था जी? धर्मशास्त्रों के समय में। इसमें देखो ब्राह्मण के चार थे। ठीक ना, धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्णों का क्या किया गया था? व्यवस्थित किया गया था। क्या किया गया था? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 लोग थे। ठीक ना, और इसी के आधार पर इसमें स्पष्ट रूप से ये चारों को अलग अलग किया गया था। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह किस कारण से असफल रहा था?
ठीक है। पहला दिया हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहायता। ठीक ना। तो उस समय किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन था ही नहीं, इसी की कमी थी। ठीक है, क्या थी जी, कमी थी। और इसमें ये 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, तो ये सैनिकों ने किया था। ठीक ना, सिपाहियों ने। उसमें क्या हुआ था कि जो उनके कारतूस यूज करते थे उसमें गाय और सुअर के चर्बी युक्त उसमें लगा होता था बम बम जो कारतूस था, इसी के लिए ये क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी। और जो भी इसमें विद्रोह हुआ था इसी के लिए हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन के भारत संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था, इसने अतिवादी और उदारवादियों के बीच मेल में स्थापित किया था। इसका वजह है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, किसने देश के होम रूल आंदोलन में जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए नए चरण का द्योतक था, किसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। क्या रखी थी जी, ठोस योजना। और ये कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 28 अप्रैल 1916 में। कब हुआ था जी, 1916 में। ठीक है, होम रूल आंदोलन। ठीक है, और इसको श्री एनी में जो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक ना, इसके प्रमुख नेता थे। और उन्होंने ये होम रूल आंदोलन क्या किया था, शुरू किया था। और कहाँ से किया था जी, तो बेलगांव में। इस जो होम रूल आंदोलन का वो था, कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था, गांव में। ठीक ना, बेलगांव में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। ठीक है, बाकी इसका जो था, इसमें 1917 ईस्वी में इसका जो नासिक में नासिक लिंक की स्थापना के वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया। ठीक है, और लास्ट में चलकर एनी बेसेंट जो थी साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का 2 जनवरी 1914 ईस्वी को, ठीक ना, फिर से इसको पत्रिका में इन्होंने क्या किया था, जारी करवाया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, होम रूल का स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ठीक है, भारत में जो सबसे ज्यादा बरसात होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, असमवाहिनिक वर्षा से। तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। किससे होती है जी, दक्षिणी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। और ये कब तक रहती है, तो ये जून के मध्य से सितंबर तक, यानी कि जून के मध्य यानी कि 15 जून से लेकर और सितंबर तक ये चलती रहती है। ठीक है, कहाँ तक चलती है, चलती रहती है। ठीक है, ये पछुआ उछुआ हवा के साथ क्या करती है, ये आती है इसकी। और ये कहाँ से निकलती है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ये मानसून हमेशा क्या होती है, आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसको जोड़ती है बाब अल मनदेव। बाब अल मनदेव यही जो है हिंद सागर और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है, ये जल संधि है। ठीक है, अगला दिया है महाद्वीप। महाद्वीप अलग कैसे हुए, ठीक ना, महाद्वीप अलग कैसे हुए, जो महाद्वीप थे वो कैसे अलग हुए, ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तनिक प्रतिक्रिया से, देखिए कि विवर्तनिक क्रिया से। ठीक ना, जो महाद्वीप हमारे हुए वो अलग अलग हुए, क्या हुए जी, अलग अलग हुए। ये कैसे हुआ था, तो देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन, माने इसका प्रतिपादन का जो सिद्धांत था वो 1962 ईस्वी में हैरी हेस ने किया था। किसने किया था, हैरी हेस ने इसके बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, और इसका जो व्याख्या करने का जो श्रेय जाता है, व्याख्या करने का श्रेय वो जाता है आपका जे मॉर्गन, WJ मॉर्गन को, WJ मॉर्गन।
इन्होंने इसकी पूर्ण रूप से क्या की थी, व्याख्या की थी, और 1962 में हैरी हेंस ने ये विवर्तनिक क्रिया के सिद्धांत को समझाया था, और इसी के कारण हमारा जो महाद्वीप है वो क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। गठित निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, ठीक है, प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सीनेट के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, ठीक ना, इसमें जो निर्वाचक मतों का प्रयोग किया जाता है, किसका, निर्वाचक मतों का प्रयोग किया जाता है, जो चुने गए सदस्य होते हैं उनसे चुनवाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक अमेरिका में जो है टोटली 538 निर्वाचक मत है। कितने हैं, 538 निर्वाचक मत हैं। निर्वाचक मत वाले जो पहले से चुने गए हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। नगरीय, ठीक है, माने नगर की जो नगरीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है, किस में है। ठीक है, तो पहला दिया महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु और चौथा दिया है पश्चिम बंगाल। तो ये सबसे ज्यादा है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर है जी, पश्चिम बंगाल में, मतलब यहाँ जो नगर की संख्या है सबसे ज्यादा है। अब देखिए महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 5594 नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, पंजाब की बात की जाए तो 4136 नगरीय क्षेत्र है। तमिलनाडु की बात की जाए तो 2561 है, 2561 है, और पश्चिम बंगाल के किया जाए तो 5683 है। ठीक है, और ये किस जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की नगरीय घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। ठीक है, पहला दिया कजाकिस्तान, दूसरा दिया तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन। ठीक है, तो ये जो टकला वाला है ये आपका कहाँ पर स्थित है, बी, चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी टकला मकान, चीन में। अगला दिया है वह कौन सी सभा है जिसका सदस्य अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये होता है, देखिए ऑप्शन दिया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये होता है राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 250 है। ठीक है, कितनी है जी, अधिकतम संख्या 250 है। ठीक है, और ये राज्यसभा जो होता है अस्थायी होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक ना, इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना, और एक और बात है कि इस जो राज्यसभा इसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष, ठीक ना, क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष मुक्त लेते हैं, मतलब प्रत्येक दूसरे वर्ष इनकी क्या हो जाती है, यहाँ से नियुक्ति हटा दी जाती है। ठीक है, और इसमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं इस राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, परंतु यही राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सदस्य अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इसका सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और लोकसभा की बात की जाए तो इसमें अधिकतम संख्या होती है 552। कितना होती है, 552 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालित इंजनों में से कौन सा हिमनिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम अनिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो पहला दिया है प्रोपीन एल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल और मेथेनॉल। तो जो स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में यूज किया होता है वो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। ठीक ना, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। ठीक है,
तो देखिए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण से पंजाब एवं हरियाणा राज्य से, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से। तो 370 हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य से क्या है, संबंधित है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1900, ठीक ना, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 में, ठीक ना, जम्मू और कश्मीर को पूर्ण क्या कर दिया, अधिनियम को पारित करके, और 370 को क्या कर दिया जी, खत्म कर दिया। 370 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में क्या कर दिया, बांट दिया। ये 370 को 5 अगस्त 2019 में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और इसको 2 केंद्रों में बांट दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता एक शब्द सब भारतीय संविधान से क्या किए थे, जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये कौन, देखिए पहला दिया है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे क्या किया था, संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976, 1900 कब में, 76 में हुआ था। ठीक है, और यह संशोधन किसके कारण, तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर हुआ था, माने उन्हीं के सहमत समिति के कहने पर हुआ था, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर क्या कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, कैसे, तो देखिए, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। ठीक है, तो ये अपने पद के ग्रहण के तिथि से, ठीक ना, कहाँ तक, कितने वर्ष तक रह सकते हैं, 5 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर लिखा गया, तो अनुच्छेद 56 के पहला भाग के अनुसार, ठीक ना, 5 वर्ष तक ये क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, और इनको आर्टिकल 61 के द्वारा इनको महाभियोग लगाकर, ठीक ना, इनको हटाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है जी, हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 61 से महाभियोग है, राष्ट्रपति पे लगाकर इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। ठीक है, पहला है भारत के वित्त मंत्री, भारत के रिजर्व बैंक, भारत के मुख्यमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। ठीक है, तो इसमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ठीक ना, ये क्या करती है, यही जो है भारत की मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और लगभग इसकी स्थापना में 5 करोड़ रुपए लगे थे। कितने करोड़, 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ठीक है जी, और इसके आने से नोटों का प्रचलन बढ़ गया। ठीक ना, आने से क्या हो गई, नोटों की प्रचलन बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर है। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर स्थित है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए किस पर, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनता निवारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजित करना, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। ठीक ना, तो इसमें आप समझ जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, यानी कि मजदूरी तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा इनको, ठीक ना, क्या अवसर मैंने दिए जाते थे, अलग अलग अवसर जॉब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्यों के लिए, ठीक ना, मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब कितनी होती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य जो होता है कितने डेसिबल तक आवाज सुन सकता है। ठीक है, तो पहला दिया 45, दूसरा 85, 125 और 155। ठीक ना, तो जो मनुष्य होते हैं, ठीक ना, जो मनुष्य होते हैं 85 डेसिबल, माने कि 75 से ये 85 डेसिबल तक क्या कर सकते हैं, तीव्रता को सुन सकते हैं। ठीक ना, क्या कर सकते हैं जी, सुन सकते हैं। यह एक भौतिक राशि होती है इसका। ठीक है,
इसी तरह देखिए, साधारण बातचीत में जो डेसिबल में तीव्रता होती है वो 30 से 40 होती है, जो एक नॉर्मल कोई बात करता है, ठीक है। जोर से बातचीत अगर कोई करता है तो 50 से 60 डेसिबल होता है, ठीक। अगर विद्युत मोटर वोटर जैसे चलता है तो उनका ध्वनि जो होता है 110 डेसिबल तक जाता है। सायरन जो बजता है, सायरन, उसको 110 से 120 तक बजाया जाता है। और जो हवाई जहाज धड़ाक से उड़कर जाती है, बहुत तेज आवाज आता है, वो उसका होता है डेसिबल 140 से 150 होता है, ठीक है। तो जो हमारा WTO है, WTO, ठीक ना, उसके अनुसार, ठीक ना, सुरक्षित अगर ध्वनि लेना है, सुरक्षित ध्वनि, तो 45 डेसिबल होता है। और अधिकतम जो हम लोग सह सकते हैं, जो मनुष्य सह सकता है, वो होता है 85, ठीक ना। अगर सुरक्षित देखा जाए तो 45, अगर हम अधिकतम सुन सकते हैं, सह सकते हैं, जो ध्वनि की तीव्रता है, वो होती है 85 डेसिबल, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग है, ठीक ना। तो देखिए, शरीर के ताप का नियंत्रित रखने के लिए, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने के लिए, शरीर के विष पदार्थ निकालने में, त्वचा छिद्र में गंदगी दूर रखने में। तो देखो, पसीने का मुख्य काम होता है शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में, क्या करने में, नियंत्रित रखने में। देखिए, क्योंकि जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना छूटता है, लेकिन ठंडी में नहीं छूटता है। ये आपके शरीर के तापमान को क्या करता है, क्या करता है जी, नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेशम के कीट जिन पर पनपता है वे हैं, रेशम के कीट जिन पर पनपता है वे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, रेशम के कीट किस पे पाते हैं जी, रीठे की पत्तियों पर, वेंडू की पत्तियां पर, आडू की पत्तियां पर, शहतूत की पत्तियां पर। तो जो रेशम के कीट होते हैं वो शहतूत की पत्तियों पर क्या होते हैं, पनपते हैं। किस पे होते हैं जी, शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला दिया है WTO, विश्व बैंक, UNDP, IMF। तो ये किया जाता है UNDP के द्वारा, किसके द्वारा, UNDP, किसके द्वारा जी, UNDP के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें भारत लगभग अभी 131वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी, 131वां स्थान पर लागू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा लीटर में है, एक घंटे में, ठीक है, 1 क्यूसेक, ठीक ना, पानी बहने की मात्रा लीटर में होती है। 1 क्यूसेक में कितना पानी क्या हो सकता है, बह सकता है, तो ये बह सकता है 3.6 गुणे 10 के घात 6 लीटर, ठीक ना, क्या हो सकता है, 1 क्यूमेक में बहता है पानी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक लोहा का प्रचुर स्रोत है, जिसमें लोहा बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है जी, लोहा बहुत ज्यादा मिलता है। तो चीकू और पेठा, पपीता और पात गोभी, चौलाई और केला, बैंगन और नींबू वंश, ठीक है। इसमें हो जाएगा चौलाई और केला। चौलाई यानी कि एक साग होता है, एक प्रकार क्या होता है, ये साग होता है। इसके पत्तियों में काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। और केला में भी लोहा पाया जाता है। और इसका ये किस में होता है, तो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया जो आंख में अंधा के होता है, एनीमिया, उसमें ये फायदेमंद होता है, एनीमिया रोग में, ठीक है। इसलिए हमें चौलाई और केला खाना चाहिए। निम्नलिखित है, भारत की मुख्य अनाज की फसल है, भारत की मुख्य अनाज की फसल है। तो देखिए, गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार। तो भारत में जो मुख्य फसल होता है वो चावल होता है, क्या होता है जी, चावल, ठीक है। भारत में जो विश्व का चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, विश्व में भारत का स्थान दूसरा है चावल उत्पादक में, ठीक है। लगभग यहाँ पर पूरे विश्व का 20% चावल पैदा किया जाता है। कितने परसेंट, 20% चावल क्या किया जाता है, भारत में पैदा किया जाता है, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, RNA,
इनवर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें हो जाएगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन है। क्या है जी? हार्मोन है, ठीक ना। ये अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है? पाया जाता है, जो हमारे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहर्स जिसको बोला जाता है, ठीक ना। इसमें जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है, देखिए इंसुलिन इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज डायबिटीज जिसको कहा जाता है, क्या जाता है? शुगर, इसके कमी से क्या होता है, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही असुमेलित नहीं है, माने ये सब मिला हुआ है और इसमें से एक कोई सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये कोई क्या है? सुमेलित नहीं है। तो देखिए अल्लाह, बुलंदेलखंड ठीक है, बिरहा, पूर्वी ये भी ठीक है, कजरी, ये चैता अवध ठीक ही है। जो कजरी जो है, ठीक ना, क्या है? कजरी जो है ये रुहेलखंड से नहीं है, ये कजरी मिर्जापुर में गाया जाता है। कहाँ जाया जाता है? मिर्जापुर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहेलखंड में कौन सा गाया जाता है? तो लावणी। क्या गाया जाता है? यहीं गलत दिया है, इसमें देखिए ये लावड़ी हो जाएगा और कजरी मिर्जापुर हो जाएगा, ठीक है। आला बुंदेलखंड ठीक ही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश ठीक ही है, ठीक है। अचैता जो है आपका अवध भोजपुर में ठीक ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? माने किसमें सबसे जनसंख्या क्या थी? कम थी, ठीक है। तो किसमें थी जी? तो चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। तो 2011 के अनुसार महोबा में सबसे कम जनसंख्या थी। किसमें थी जी? सबसे कम जनसंख्या थी। इसके बाद अगर लिया जाए तो दूसरा स्थान पर माने कि महोबा के दूसरा स्थान पर चित्रकूट हो जाएगा, फिर आपका हमीरपुर तीसरा स्थान और चौथा ललितपुर। माने कि यहाँ पर अगर इनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये है, ठीक है। श्रावस्ती भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, रेडियो धर्मी डेटिंग एक क्रिया है जिससे मापा जा सकता है। देखिए रेडियो धर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। और क्या मापा जा सकता है? तो चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग और चट्टानों का भार। तो इसमें चट्टानों का जो उम्र होती है, ठीक ना, चट्टानों की उम्र वो रेडियो धर्मी डेटिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या की जाती है? मापी जाती है, ठीक ना। और इसका जो आविष्कार किए थे तो अमेरिका के एफ लीवी एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। वो उन्होंने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। और यह 1949 में इसका क्या किया गया था? कार्बन आधारित पर निर्धारित करके ऐसा किया गया था, ठीक है। तो इसे से देखिए रेडमी डेटिंग, इसमें क्या है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है और इससे चट्टानों की उम्र को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। इसमें कार्बन 14 का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्षेत्र के प्ररोहण के समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। एक क्षेत्र में जो प्ररोहण होता है उसके समय अंतर में क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवोम, जीवीय अनुक्रमण, पोषण स्तर, डी चरम अवस्था। जिसे कहा जाता है जीवीय अनुक्रमण। क्या कहा जाता है? जीवीय अनुक्रमण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ठीक है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? ठीक है, ऑक्सीजन से, वर्षा से, नाइट्रोजन से और हवा से। तो देखिए प्रदूषण तो जब वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, ठीक है, तो उसको कैसे स्वच्छ किया जाता है? तो जब ये वर्षा होती है तो उससे सारे प्रदूषण वर्षा में क्या होता है? बहा आ जाते हैं। जैसे धूल, धुआं, अन्य हानिकारक पदार्थ जो होता है वर्षा के द्वारा क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ठीक ना, पारिस्थितिक बनाए रखने में मदद नहीं करता है। वनों का कटना, वनरोपण, वर्षा का जल प्रबंधन, जैव मंडल का बनान। सिंपल सा है, वनों का कटान, यानी कि जितना जंगल अगर हम काटेंगे तो हमारे पारिस्थितिक संतुलन को ये बिगाड़ेगा, तो ये हमारी मदद नहीं करता है। चूंकि वन रोपण हमारा मदद करता है, वर्षा जल का प्रबंधन, जैव मंडल का प्रभाव, ये सारे हमारा क्या है? मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था ये? तो ध्यान दीजिएगा, 1981, 1986, 1995, 2000। तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। कब? तो देखिए ये 19 नवंबर, कई नंबर? 19 नवंबर, ठीक ना, 1986 में इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक ना। तब ये कब से, ये कब हुआ था? तो इसी, जब ये लगाया गया कब? जब भोपाल में एक गैस त्रासदी के बाद भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, ठीक ना, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड बहा था, उसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे? मरे थे। उसके बाद तुरंत इसको लागू कर दिया गया। इसी को क्या कर दिया गया? तुरंत लागू कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, और कहाँ की जा रही है? तो देखना है, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो ये किया जा रहा है लखनऊ में। कहाँ किया जा रहा है जी? लखनऊ में किया जा रहा है, और इसमें निजी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किससे प्राप्त होती है? माने किसमें है कि जो एक नए राज्यों की स्थापना किया जाए? संसद को, लोकसभा को, ठीक है, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। तो जब भी ये नया वाला बात आ जाए तो समझ लीजिए कि संसद को। किसको जी? संसद को ये शक्ति प्रदान है कि वो सीमाओं को, राज्य को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं, या नए राज्य को बना सकते हैं, सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं। ये किसके हाथ में शक्ति है? तो संसद के हाथ में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कह रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कह रहे उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें जो है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो होता है महान्यायवादी। कौन ले सकता है जी? महान्यायवादी ले सकता है। ठीक ना। भारत सरकार ने ये सर्वप्रथम, जो महान्यायवादी होता है, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन अधिकारी होता है? विधि अधिकारी भी इसे ही कहा जाता है। ठीक ना। या सदस्य का जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी ये इसके जो कार्यवाही भाग होते हैं संसद के, उसमें क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पहला एम मैपिंग, नजर, गरुण और बाज। ठीक ना। तो इसमें जो डिजिटल भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो मतदान केंद्र के लिए गरुण ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। किस ऐप को? गरुण ऐप को, ताकि ये पूरी तेजी से चुनाव की प्रक्रिया को क्या करता है? स्पष्ट, पारदर्शी कर सके, और समय भी कम लगता है इस ऐप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश के हैं? ठीक ना। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से संबंधित है? ठीक ना। अर्जेंटीना से, ब्राजील से, स्पेन से, इटली से। तो ये थे अर्जेंटीना से। कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से हैं। ठीक ना। इन्होंने 1986 में इन्होंने फीफा विश्व कप जीता था। फीफा विश्व कप क्या किया था? जीता था। फीफा विश्व कप जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ठीक है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसमें जो 7 बहन करनी है वो पश्चिम बंगाल नहीं शामिल है। ठीक ना। कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। और इनमें शामिल कौन कौन से हैं? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिजोरम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिजोरम। 7 गए ना, तो मिजोरम हो गया आपका, त्रिपुरा हो ही गया, मेघालय हो गया, मणिपुर आ जाता है। कौन? मणिपुर। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, मणिपुर हो गया। ये असम हो गया, असम भी आता है ये 7 बहनों में। ठीक ना। नागालैंड, नागालैंड। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों में ये पश्चिम बंगाल नहीं आता है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड ये होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कौन से प्रसिद्ध भारतीय जिसको गुरुदेव कहा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, श्री राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें से जो है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक ना। इन्होंने भारत में जनगण मनगण का ये क्या किया था, हमारे यहाँ राष्ट्रगान गाया था। और बांग्लादेश का भी जो अमर सोनार है राष्ट्रगान, इन्होंने ही क्या किया था, लिखा गया था। इन्हीं को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन जीडीपी का कितना परसेंट है, जीडीपी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसमें है 1.2%, 1.2% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। ठीक है, तो पहला दिया रोमन सभ्यता, दूसरा दिया सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। देखिए तो नील नदी से हमारा मिस्र देश क्या है, संबंधित है। मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे है। क्या है, और ये कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है ये। ठीक ना, मिस्र। ठीक, और इसी से देखिए इसमें मिस्र में जो लोग थे, ठीक ना, ये लोग क्या करते थे कि जो लोग आदमी मरते थे, ठीक ना, उनके मृतकों को कब्रों के रूप में क्या करते थे, बना दिया करते थे। ठीक ना, इन्हीं की ये सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। डुरंड ट्रॉफी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है, डुरंड ट्रॉफी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। डुरंड कप हॉकी से, टेनिस से, टेबल टेनिस से, क्रिकेट से, फुटबॉल से। तो ये हुआ है फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से हुई थी। और ये पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में ये पहली बार क्या हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये, ठीक ना, ये भारत में पहली बार यहाँ पर क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था। कहाँ में, शिमला में। कहाँ पर, शिमला में पहली बार फुटबॉल मैच का क्या किया था, आयोजित किया गया था। और डुरंड कप फुटबॉल से क्या है, संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। ठीक ना, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया के प्रारंभ में किया गया था। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, अबेबेल योजना। माने कि कौन सी योजना आई थी, तो उसमें भारत छोड़ो प्रतिक्रिया क्या की चालू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव असफलता, जापानी आक्रमण, बढ़ते हुए खतरा। माने कि जो जापान से ये लड़ाई झगड़ा हुआ था, देखिए, तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था वो 14 जुलाई, ठीक ना, 14 जुलाई 1942 को, ठीक ना, ये आया था। ठीक है, लेकिन ये पूरा असंतोषजनक था। जो लोगों में क्या कर दिया था, जो उस समय युद्ध चल रहे थे जापान वापान के साथ, ठीक ना, तो ये बहुत ज़्यादा ये असंतोषजनक हुआ। इसी के कारण ये इस पर क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया गया। ठीक ना, इसको अखिल भारतीय जो कांग्रेस की थी उसने 8 अगस्त, कितने अगस्त, 8 अगस्त और 1942 को क्या कर दिया, इसको पूर्ण रूप से पूरा इसका बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया जी, भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा बहिष्कार करके, और ये कर दिया कि आप सब भारत छोड़ो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया, गांधी जी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना था। समस्त अहित जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी थी। तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं है, हमसे पूछा गया था। ठीक ना, तो इसमें से जो डी ऑप्शन है, मैंने ये वाला सही नहीं है, बाकी सबका मांग किया गया था। ठीक ना, और ये इरविन समझौता कब हुआ था, तो देखिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक ना, इसको गांधी जी ने इरविन के मध्य समझौता किया था। ठीक ना, और ये दिल्ली, इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। इसका बहुत सारे, ठीक ना, बहुत सारे शर्त थे, लेकिन इनमें से ये शर्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE
अनक्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है, अनक्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। भारत ने, रूस ने, अमेरिका ने, डेनमार्क ने, तो इसमें अमेरिका ने इसको क्या किया है, जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, ठीक ना। तो इसमें दिया है 97वां, 106वां, 109वां, 115वां। तो इसमें 21 वाले रैंकिंग में भारत का स्थान 106वां था, क्या था, 106वां। अगला है कि जर्मन स्पोर्ट वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, जर्मन स्पोर्ट वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो इसको बनाया दीपिका पादुकोण को। किसको बनाया है, दीपिका पादुकोण को। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी इस वीडियो पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।